नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए 1000 जनरल साइंस की जो क्वेश्चंस करवा रहा था उसका सेट 2 वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपको हर सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन करवा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो और इसके सभी पार्ट्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितना हो जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी 5.5 से कम। दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब भी हमारा जो मुंह का पीएच मान होता है वो 5.5 से कम होने लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड देखो 5.5 का मतलब क्या होता है पीएच स्केल पे। देखो फ्रेंड, जो हमारा पीएच स्केल होता है वो कुछ देखने में इस प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पे हमको बना के बता देता हूँ। अगर आपने पहले मेरी वीडियो देखी होगी वहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ वैसे ऑलरेडी। जो पीएच स्केल होता है उसका नंबर 0 से लेके 14 तक होता है। बीच में नंबर आता है 7। कोई जो 7 नंबर होगा फ्रेंड्स ये बताता है हमें न्यूट्रल, मतलब कोई भी जो हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है, या फिर कोई भी जो हमारे पास घोल है, अगर उसका पीएच नंबर 7 आता है मतलब वो न्यूट्रल है या आप कह सकते हो उदासीन है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर 7 से कम आता है तो मतलब वो जो सोल्यूशन होगा यानी जो घोल होगा वो एसिडिक होगा या बोल सकते हो अम्लीय होगा। ठीक है, अगर 7 से ज़्यादा आता है तो मतलब वो बेसिक होगा या बोल सकते हो क्षारीय होगा। तो मतलब यहाँ पे 5.5 की बात हो रही है, मतलब 5.5 यहाँ पे आता है। 5.5 से कम होने का मतलब क्या है कि ज़्यादा अगर एसिडिक होने लगेगा तो हमारा जो दांतें होते हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और ये जो मैंने आपको बताया पीएच स्केल के बारे में, इससे ये भी आपको ध्यान रखना है कि 7 नंबर क्या बताता है, 7 से कम क्या बताता है, 7 से ज़्यादा क्या बताता है, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी बात हुई है दांतों की। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो दांतों का अध्ययन होता है विज्ञान के क्षेत्र में उसे क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा उसे हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। हिंदी में भी लिख देता हूँ यहाँ पे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपके लिए हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, ओडोंटोलॉजी जो होता है ये दांतों के अध्ययन को हम कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारे दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आपका आंसर होगा दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा शरीर का जो सबसे कठोरतम भाग होता है वो कौन सा होता है, तो आपका आंसर होगा हमारे दांतों का जो एनिमल होता है ये हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। आपसे पूछा जाता है कि जो हमारे दांत होते हैं वो किस रसायन का बना होता है। आपका आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये भी आपने याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य में कितने दांत होते हैं जो 2 बार उगते हैं। आपका आंसर होगा 20 दांत जो हैं वो 2 बार उगते हैं। आपसे पूछा जाता है कि दंत सूत्र यानी कि डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका आंसर होगा 2123/2123। ये दंत सूत्र होता है हमारे शरीर का। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिटमस पेपर का प्राकृतिक रंग कैसा होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी बैंगनी। लिटमस पेपर जो होता है इसका प्राकृतिक रंग जो होता है वो बैंगनी कलर का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है लिटमस पेपर की। आपको ये पता होना चाहिए कि लिटमस पेपर होता क्या है और इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, जो लिटमस पेपर होता है बेसिकली कुछ इस तरह का पेपर सा होता है, मतलब स्ट्रिप जैसा पेपर होता है। इसका मेन काम क्या होता है कि हमारे पास जो कोई भी सोल्यूशन है या हमारे पास कोई भी केमिकल सोल्यूशन है या कोई भी रासायनिक सोल्यूशन है वो ये बताता है कि वो जो सोल्यूशन होगा यानी वो जो घोल जो होगा वो एसिडिक होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, या वो घोल जो होगा बेसिक होगा। ठीक है, एसिडिक का मतलब क्या होता है अम्लीय। ठीक है, या वो घोल अम्लीय होगा या बोल सकते हो वो घोल जो होगा वो क्षारीय होगा। ये हमें बताता है लिटमस पेपर। ठीक है, अब ये कैसे बताता है, अगर हम नीले रंग का लिटमस पेपर लेते हैं, क्या बोला मैंने आपको, नीले रंग का लिटमस पेपर लेते हैं और इसमें अगर हम घोल डालते हैं कोई भी, ठीक है, कोई भी घोल डालते हैं, अगर ये जो नीले रंग का लिटमस पेपर है अगर ये लाल रंग में बदल जाता है, क्या बोला मैंने आपको, कोई भी घोल अगर हमने डाला नीले लिटमस के ऊपर अगर ये लाल रंग में बदल जाता है, इसका मतलब वो जो घोल होगा फ्रेंड्स वो अम्लीय होगा। अम्लीय मतलब एसिडिक होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेस की। बेस कैसे होगा, मतलब क्षारीय कैसा होगा। हम क्या करेंगे फिर, अब लाल रंग का लेंगे स्ट्रिप। ठीक है, लाल रंग का हमने स्ट्रिप लिया या रेड कलर का लिया, इस पर जब हम घोल डालते हैं अगर ये लाल रंग जो है नीले रंग में बदल जाता है यानी ब्लू कलर में बदल जाता है तो फ्रेंड्स वो जो घोल होगा हमारा वो क्षारीय होगा।
ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लिटमस पेपर होता है अगर वो नीले रंग को लाल रंग में बदलता है तो वो घोल कैसा होगा, तो आप बोलोगे अम्लीय घोल होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि लिटमस पेपर अगर लाल रंग को नीले रंग में बदल रहा है तो वो घोल कैसा होगा, तो आप बोलोगे वो घोल जो होगा क्षारीय होगा यानी बेसिक होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई लिटमस पेपर की। एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे और पूछा जाता है कि जो लिटमस पेपर होता है वो किस पौधे से निकाला जाता है, तो आपका आंसर होगा लाइकन के पौधे से निकाला जाता है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैलोजन में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, 2 गैस, 1 तरल पदार्थ और 2 ठोस पदार्थ पाए जाते हैं हैलोजन ग्रुप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है हैलोजन ग्रुप की। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा आवर्त सारणी है उसमें जो 17 नंबर वाला जो ग्रुप होता है, 17वां नंबर वाला जो ग्रुप होता है वो हैलोजन ग्रुप होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे आवर्त सारणी का कौन सा ग्रुप जो होता है वो हैलोजन ग्रुप होता है। आपका आंसर होगा 17वां ग्रुप होता है। आपसे पूछा जाता है कि कितने तत्व पाए जाते हैं हैलोजन ग्रुप में, आपका आंसर होगा 5 तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो 5 तत्व हैं इनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, उसका सिंबल भी मैं आपको बता देता हूँ, परमाणु क्रमांक भी बता देता हूँ, और कौन सा जो तत्व है वो गैस है, तरल है, ठोस है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फ्रेंड्स अपने आप में एक टॉपिक है और एग्जाम में पूछा जाता है इसमें। तो फ्रेंड्स मैंने आपके लिए जो हैलोजन ग्रुप है उसके जो 5 तत्व है उनका नाम मैंने यहाँ पे आपके लिख दिया। आप ध्यान से समझना। सबसे ऊपर जो होता है फ्रेंड्स वो फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन का जो फ्रेंड्स सिंबल होता है वो F होता है और परमाणु क्रमांक क्या होता है, 9 होता है। और आपको ये याद रखना है जो फ्लोरीन होता है फ्रेंड्स ये गैस है। क्या है, गैस है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आता है क्लोरीन। क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो Cl होता है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है। और आपने ये भी याद रखना है जो क्लोरीन है वो गैस है। फ्रेंड्स जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ना सब अपने आप में क्वेश्चन है। एग्जाम में सिंबल भी पूछा जाता है, ठीक है, परमाणु क्रमांक भी पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि फ्लोरीन क्या है, तो आप बोलोगे फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन भी गैस है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है ब्रोमीन। ब्रोमीन का जो सिंबल होता है वो Br होता है। बच्चे एग्जाम में B लिख के आ जाते हैं, ये गलत है। ब्रोमीन का सिंबल Br होता है, इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है। फिर आता है आयोडीन। आयोडीन का सिंबल I होता है और इसका परमाणु क्रमांक 53 होता है। उसके बाद आता है एस्टाटीन। एस्टाटीन का सिंबल AT होता है और इसका परमाणु क्रमांक 85 होता है। देखो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया फ्लोरीन क्लोरीन गैस है। पूछा जाए ब्रोमीन, फ्रेंड्स जो ब्रोमीन है फ्रेंड्स ये तरल होता है। क्या होता है, तरल होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, सॉलिड होता है यानी ठोस होता है। उसके बाद फ्रेंड्स एस्टाटीन जो है ये भी ठोस है। तो आप ये समझ सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे कि जो हमारा हैलोजन ग्रुप है, जो 17वां ग्रुप है हमारा पीरियोडिक टेबल का, हमारी आवर्त सारणी का, उसमें 2 गैस होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 गैस ही लिखे हैं। एक तरल है यहाँ पे जो कि ब्रोमीन है, मैंने यहाँ पे एक तरल लिखा है। उसके बाद 2 ठोस तत्व होते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 ठोस तत्व लिखे हैं। मतलब फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो कि पूरा का पूरा टॉपिक मैंने आपको करवा दिया। जितने भी मैंने आपको एडिशन इन्फॉर्मेशन दी है सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, बुद्धिमान आदमी। फ्रेंड्स जो वैज्ञानिक नाम होता है ना मनुष्य का वो होमो सैपियंस होता है, ये आपने याद रखना है। तो हमसे पूछा गया है कि जो वैज्ञानिक नाम होता है मनुष्य का होमो सैपियंस, इसका अर्थ क्या होता है, तो आपका आंसर होगा बुद्धिमान आदमी होता है होमो सैपियंस का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरंग लंबाई आमतौर पर डैश ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, लैम्डा। तरंग लंबाई जिसे कि हम तरंग दैर्घ्य भी बोलते हैं और वेवलेंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ भी बोलते हैं। इसको हम लैम्डा में दर्शाते हैं। लैम्डा का फिर सिंबल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लैम्डा का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर से लिख के बताता हूँ, ये होता है लैम्डा का सिंबल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ये होता है तरंग लंबाई या वेवलेंथ का सिंबल, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर ये परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। फिर देखो जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, आपको ये याद रखना है कि जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। और हमारा क्वेश्चन था कि जो न्यूक्लियस में क्या होता है जो परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, तो आपका आंसर होगा जितने उसके अंदर प्रोटॉन होंगे ना, जितने उसके अंदर प्रोटॉन होंगे वही उसका परमाणु क्रमांक होगा यानी एटॉमिक नंबर होगा। और परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन यही होती है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। ठीक है, जितने परमाणु क्रमांक होगा उतना ही उसके अंदर प्रोटॉन होगा, ये आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अवरक्त किरणें जिसे कि हम इंफ्रारेड रेज भी बोलते हैं किस तरह की तरंगे हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं अवरक्त किरणें, जिन्हें कि हम इंफ्रारेड रेज भी बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, FeSO4 7 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, FeSO4 7 H2O जो है ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र होता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 0। हाइड्रोजन एटम जो होता है उसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो 0 होती है। 0 कैसी होती है मैं आपको समझा देता हूँ। फ्रेंड देखो, जो हाइड्रोजन एटम होता है इसका सिंबल Ha होता है, H होता है, ठीक है। और इसका जो फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है, यानी परमाणु क्रमांक को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, वो कितना होता है? 1 होता है। और इसका जो मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या होता है वो भी 1 होता है। ये तो फ्रेंड्स बात हो गई हाइड्रोजन की, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछते हैं कि हाइड्रोजन एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, कितने प्रोटॉन होते हैं, तो आपका आंसर होगा 1, क्योंकि जो उसका परमाणु क्रमांक होता है ना, परमाणु क्रमांक कितना था? 1 था। तो यानी कि जो परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे, और जितने प्रोटॉन होंगे उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपका आंसर तब भी 1 होगा। लेकिन यहाँ पूछा गया था न्यूट्रॉन। तो आपको हमेशा फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखनी है कि न्यूट्रॉन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? वो होता है हमारे पास A माइनस जेड। ए क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे ए होता है हमारे पास द्रव्यमान संख्या, ठीक है, यानी मास नंबर को हम ए से लिखते हैं। और जेड क्या होता है? जेड को लिखते हैं हम परमाणु क्रमांक से, यानी कि परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? A माइनस जेड। तो यहाँ पे हमारा A कितना था? 1 था, यानी कि जो हमारा द्रव्यमान संख्या 1 था, और जेड क्या था हमारे यहाँ पे? परमाणु क्रमांक, वो भी कितना था? 1 था। तो यानी 1 में से 1 गया, कितना आ गया? 0। इसलिए मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे 0 लिखा कि एक हाइड्रोजन एटम में 0 न्यूट्रॉन होते हैं। और ये फॉर्मूला आप याद कर लो, A माइनस जेड। इससे आप किसी भी तत्व को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। हमारा ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कैरोसिन में। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को कैरोसिन में रखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सोडियम को हम कैरोसिन में क्यों रखते हैं? तो फ्रेंड्स आपका आंसर ये होगा कि जो सोडियम जो होता है ये बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, या बोल सकते हो बहुत ही रिएक्टिव तत्व है। ये जब भी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ये रिएक्शन बना देता है, और रिएक्शन बना के जब ऑक्सीजन और सोडियम का रिएक्शन होगा तो फ्रेंड्स ये बना देगा हमारा सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे मैं रिएक्शन का नाम भी लिख देता हूँ। फ्रेंड्स देखो, जो सोडियम होता है इसका सिंबल होता है Na, ठीक है। किसका सिंबल है? ये है सोडियम का। और ये कभी भी अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, ठीक है। तो जब भी इसके संपर्क में आएगा फ्रेंड्स ये रिएक्शन बना देगा Na2O, ठीक है। और Na2O क्या होता है? सोडियम ऑक्साइड होता है। ये आपने याद रखना है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में ना ये जो रिएक्शन है ये भी पूछा जा सकता है। आपको दे देंगे Na प्लस O2, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा Na2O, जिसे कि हम सोडियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। और सोडियम को हम हमेशा कैरोसिन में रखते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, शनि के वायुमंडल में ज़्यादातर कौन सी गैस पाई जाती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस। शनि का जो वायुमंडल है उसमें ज़्यादातर जो गैस पाई जाती है वो हाइड्रोजन गैस है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है शनि ग्रह की। फ्रेंड्स हम शनि ग्रह को सैटर्न प्लैनेट भी बोलते हैं, और ये सूर्य से 6वां ग्रह है, ठीक है। मतलब पहले नंबर पे फ्रेंड्स मरकरी होता है, जिसे कि हम बुध भी बोलते हैं, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, फिर मार्स आता है, फिर जुपिटर आता है, फिर आता है सैटर्न, जिसे कि हम शनि ग्रह कहते हैं। और ये आकार के हिसाब से हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स ये जो शनि ग्रह है इसके चारों तरफ फ्रेंड्स एक रिंग होते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ वलय यानी रिंग पाए जाते हैं? आपका आंसर होगा शनि ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, हेलोफाइट। खारे पानी में यानी सॉल्टी वाटर में जो पौधे पैदा होते हैं उन्हें हम हेलोफाइट कहते हैं, ये आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो खारे पानी में जो पौधे पैदा होते हैं उनको हम हेलोफाइट बोलते हैं, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, बिना मिट्टी के यानी पानी में जो पौधे पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उनको कहते हैं हम हाइड्रोपोनिक्स, ये भी आपने याद रखना है, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे पौधे जो मिट्टी में नहीं पैदा होते, पानी में पैदा होते हैं, उनको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है।
क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी लालजी सिंह। लालजी सिंह जो है इन्हें भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है डीएनए की। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर से बता देता हूँ, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है। और आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए की खोज किसने करी थी? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा डीएनए की खोज जो करी थी वो जेम्स वाटसन ने करी थी। फ्रेंड्स जितने भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहो। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 28 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जनरल साइंस के। जब आपके ये 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद सभी क्वेश्चन मैं आपको फिर से रिविजन भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। और लास्ट में मैंने आपकी नॉलेज चेक करने के लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके देना है। फ्रेंड्स मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूँ, पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए टिप्स पे याद होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए कार्बन। कार्बन का सिंबल सी होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। यानी जो कार्बन होता है ये ऐसा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो वैज्ञानिक थे इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा दी थी। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा, सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोफीलिया रोग किस तरह का रोग होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी आनुवांशिक रोग होता है हीमोफीलिया। फ्रेंड्स हीमोफीलिया में क्या होता है, अगर किसी इंसान को भी हीमोफीलिया बीमारी है तो उसमें क्या होगा, जो रक्त का जो थक्का होता है वो नहीं जमता। क्या बोला मैंने आपको? रक्त का जो थक्का होता है वो नहीं जमता, यानी जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं हो पाता। अगर इंसान को कहीं पर भी चोट लगता है, अगर खून निकल रहा है तो खून निकलता ही रहता है, उस बीमारी को हम बोलते हैं हीमोफीलिया रोग। और यह एक तरह का आनुवांशिक रोग होता है। और फ्रेंड्स हम आनुवांशिक रोग को हम जेनेटिक डिसीजेज भी बोलते हैं, जेनेटिक डिजीजेस, ठीक है, जेनेटिक डिजीज बोलते हैं अनुवांशिक रोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सर्वप्रथम स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर इसका ऑप्शन ए हैरी बियरली। हैरी बियरली जो वैज्ञानिक थे इन्होंने सबसे पहले स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स ये जो स्टेनलेस स्टील है ये बेसिकली एक तरह का एलॉय है। क्या है? एक तरह का एलॉय है। और फ्रेंड्स हम एलॉय को मिश्र धातु भी बोलते हैं। और आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स ये पूछा जाता है कि जो स्टेनलेस स्टील है ये किसका एलॉय यानी किसका मिश्र धातु होता है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा जो स्टेनलेस स्टील होता है ये आयरन यानी लोहे का और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, आयरन और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है, इसमें हम कार्बन को भी मिलाते हैं इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी टेफ्लॉन का। जो ना चिपकने वाले बर्तन होते हैं जिन्हें कि हम नॉन स्टिक यूटेंसिल भी बोलते हैं, इस पर टेफ्लॉन का लेप लगा होता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स टेफ्लॉन का हम लेप इसलिए लगाते हैं, मतलब जैसे कोई बर्तन होता है इस पर हम टेफ्लॉन का लेप इसलिए लगाते हैं कि जो बर्तन होता है फ्रेंड्स इस पर क्या होता है, जो भी खाना आप बना रहे हो वो उस पर जमेगा नहीं, ठीक है, और इसको साफ़ करना आसान हो जाता है और इसमें तेल की खपत भी बहुत कम होती है। इसलिए फ्रेंड्स हम जो नॉन चिपकने वाले जो बर्तन होते हैं, ना चिपकने वाले बर्तन, उसमें हम टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेशर कुकर, सॉसपैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज क्यों किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए जो प्रेशर कुकर होते हैं, सॉसपैन होते हैं, ऐसी जो एल्युमिनियम वस्तुएं होती हैं उनको एनोडाइज, जिसे कि हिंदी में हम कलई बोलते हैं, किया जाता है। फ्रेंड्स आप ये देखते हो कि आजकल जो प्रेशर कुकर होते हैं, मतलब जो घर जिसमें हम खाना बनाते हैं, उनका जो कलर होता है ना थोड़ा ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक या आप देख सकते हो डार्क ब्राउन कलर का होता है। वो जो प्रेशर कुकर होते हैं उनको एनोडाइज किया होता है ताकि फ्रेंड्स उनमें जंग ना लगे और जो खाना होता है बिल्कुल चिपके ना उसमें। खाना अगर चिपकेगा नहीं तो उसमें जंग कभी नहीं लगेगा, ठीक है, इसलिए उनको एनोडाइज, जिसे हिंदी में हम कलाई बोलते हैं, किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, जिसे कि हम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट भी बोलते हैं, में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लेड पाया जाता है गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स ये जो लेड जो कि धुएं से निकलता है ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक भी होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना लेड की बात हुई है, लेड का जो सिंबल होता है ये Pb होता है, ये आपने याद रखना है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 82 होता है। फ्रेंड्स इसके बाद जो मैं आपको रिवीजन
प्रेजेंट करवाने वाला हूँ वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि जो मेरा करंट अफेयर का चैनल है वो लॉन्च हो चुका है। करंट अफेयर चैनल का नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0 और मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी है रवि XYZ ब्लॉग्स। ठीक है, इन दोनों को फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए और स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोने को तांबे के साथ क्यों मिश्रित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सोने को कठोर बनाने के लिए सोने में तांबे को मिश्रित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है सोने की। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो सोना होता है इसका जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, 24 कैरेट का होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। इवन इसको आप चाकू से या अपने हाथ से भी तोड़ सकते हो। इसलिए फ्रेंड्स सोने को मजबूत करने के लिए उसमें हम तांबे को मिलाते हैं। ठीक है, बात हुई यहाँ पे सोने की, जिसको कि हम गोल्ड भी बोलते हैं। इसका सिंबल होता है AU। एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सोना है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 79 जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है। ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है तांबे की। तांबे को हम कॉपर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देता हूँ, कॉपर भी बोलते हैं। कॉपर का जो सिंबल होता है फ्रेंड्स वो Cu होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 29 होता है। ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ एज इट इज़ आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यदि किसी पदार्थ का pH मान 12 हो तो उसे क्या माना जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, उपयुक्त दोनों। फ्रेंड्स अब तक जो आप ये क्वेश्चन करते थे उसमें सिर्फ इसका आंसर सिर्फ एक ही होता था, लेकिन इसमें क्या दो आंसर दे रखे हैं। अगर किसी भी पदार्थ का pH मान अगर 12 होता है तो वो दुर्बल अम्ल होगा, मतलब वीक एसिड होगा। ठीक है, वीक एसिड होगा। और प्रबल क्षार होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी हमारे पास पदार्थ है अगर उसका pH मान 12 हो तो वो दुर्बल अम्ल होगा, मतलब वीक एसिड होगा। और प्रबल क्षार होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होगा। मैंने आपको बताया था फ्रेंड, जो हमारा pH स्केल होता है उसमें जो नंबर होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, बीच में 7 आता है। 7 से नीचे वाला जो होता है उसे हम एसिडिक बोलते हैं, यानी अम्लीय बोलते हैं। और 7 से इस तरफ जो होगा, मतलब राइट हैंड साइड जो होगा वो बेस को बताता है। ठीक है, 7 से जितना ज़्यादा दूर जाएगा, ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्षार होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे 12 की बात हो रही थी, मतलब ये जो क्षार ये है बहुत ही ज़्यादा प्रबल होगा, यानी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एसिड, अगर हम बात करें अम्लीय की तो बहुत ही दुर्बल अम्ल होगा। तो फ्रेंड्स ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, एग्जाम में दोनों तरह से पूछे जाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में X की जगह क्या आएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो होता है इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, यानी ये जो X है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कभी भी फ्रेंड जो CaCO3 है इसको जब भी हम हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कि हम CaO बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है जो कि CO2 होता है। और ये हमारा आंसर ऑप्शन बी हुआ। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। फ्रेंड्स अब तक ना आप ये पढ़ते थे, एग्जाम में क्वेश्चन आता था कि परमाणु त्रिज्या को किसमें मापते हैं, आप एंगस्ट्रॉम लिखते थे। लेकिन अभी जो रेलवे NTPC का एग्जाम हुआ था उसमें नैनोमीटर सही आंसर था। नैनोमीटर कैसे सही आंसर था वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उसमें फ्रेंड्स एंगस्ट्रॉम ने नहीं दे रखा था, उसमें नैनोमीटर दे रखा था, मिलीमीटर दे रखा था, सेंटीमीटर दे रखा था। तो नैनोमीटर सही था। कैसे था बताता हूँ मैं आपको। देखो एंगस्ट्रॉम का सिंबल ये होता है, ये भी एग्जाम में पूछा था कि एंगस्ट्रॉम का सिंबल क्या होता है, तो आप ये लिखोगे। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स नैनोमीटर में, तो जो 1 नैनोमीटर होता है ना वो होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है तो नैनोमीटर में भी मापा जाता है, एंगस्ट्रॉम में भी मापा जाता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर और नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर। ये आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक तरंग का वेग को फ्रेंड्स हम बोलते हैं वेलोसिटी। इसको हम C से लिखते हैं और V से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरंग का वेग, आवृत्ति को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखते हैं? हम म्यू से लिखते हैं। और तरंग दैर्घ्य, ऊपर ही मैं आपको बता चुका हूँ, तरंग दैर्घ्य को हम वेवलेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, वेवलेंथ भी बोलते हैं, जिसको कि हम लैम्डा से लिखते हैं। को एक साथ कैसे लिखा जाता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास।
तो फ्रेंड्स का जो सही आंसर हुआ ये हुआ ऑप्शन ए, सी इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे जो ऐसे लिखा है मैंने, इसको हम म्यू बोलते हैं, यानी आवृत्ति बोलते हैं या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये मैंने लिखा है लैम्डा, जिसे कि हम तरंग दैर्ध्य या फिर वेवलेंथ बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है सी को हम वी भी लिख सकते थे, तो सी का मतलब होता है वेग, जिसे कि हम वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन की, और इसका आंसर मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, कभी कभी फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये जो लैम्डा है इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आपका आंसर होगा लैम्डा की वैल्यू होती है सी अपॉन म्यू। ठीक है, क्योंकि जब लैम्डा इस तरफ रहेगा तो ये इस तरफ रहेगा तो ये म्यू नीचे आ जाएगा, तो मैंने वैसे यहाँ पे लिख दिया। मतलब ये रिलेशन भी हमारा सही था। अगर पूछेंगे कि फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की वैल्यू कितनी होती है, तो यानी कि आवृत्ति जैसे कि हम म्यू से लिखते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा सी अपॉन लैम्डा। तो फ्रेंड्स ये रिलेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन जो आपके लिए एक अच्छे लेवल के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस वैज्ञानिक ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, इगोर सिकोर्स्काई और ब्रोकवेट। तो फ्रेंड्स देखो, एग्जाम में ना 90% तो आपको ब्रोकवेट दिया होगा, लेकिन कभी कभी एग्जाम में इनका नाम भी दिया जाता है। इनका नाम है इगोर सिकोर्स्काई। ठीक है, 90 to 95% आपको ब्रोकवेट दिया होगा, और 5-10% का भी आपको एग्जाम में इगोर सिकोर्स्काई भी दे सकते हैं। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं, दोनों बार देखिए एग्जाम से पूछे गए हैं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वीडियो का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, मोबाइल बैटरी में किस धातु का प्रयोग होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, लिथियम। लिथियम का फ्रेंड सिंबल होता है Li। ठीक है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 3 होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, यानी परमाणु क्रमांक कितना हुआ? 3, सिंबल हुआ Li, और ये मोबाइल बैटरी में प्रयोग होता है। फ्रेंड्स आप देखते हो कि जो मोबाइल फ़ोन की बैटरी होती है उसके पीछे आप पढ़ना, कभी भी आपके पास जो मोबाइल होगा उसमें बैटरी निकालना, वहाँ पे लिखा होगा Li पॉलीमर बैटरी, मतलब लिथियम पॉलीमर बैटरी, मतलब लिथियम का प्रयोग होता है बैटरी बनाने में। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आजकल जितनी भी बैटरीज आ रही हैं, चाहे हमारी लैपटॉप की बैटरी है, चाहे मोबाइल की बैटरी है, सभी में लिथियम का प्रयोग होता है, क्योंकि लिथियम जो है वो ड्यूरेबल है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। फ्रेंड्स ये मैंने आपको 28 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं फटाफट से रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, और जो मेरा वेबसाइट है, जो मेरा नया चैनल है, उसकी लिंक फ्रेंड सामने आ रही है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, यहाँ से जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितना हो जाता है? आंसर है 5.5 से कम। लिटमस पेपर का प्राकृतिक रंग कैसा होता है? आंसर है बैंगनी। हैलोजन में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? आंसर है 2 गैस तत्व पाए जाते हैं, 1 तरल तत्व पाया जाता है और 2 ठोस तत्व पाया जाता है हैलोजन ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या होता है? आंसर है बुद्धिमान आदमी। तरंग लंबाई आमतौर पर डैश ग्रीक लेटर से दर्शाया जाता है? आंसर है लैम्डा, और लैम्डा का सिंबल फ्रेंड्स कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, जो मैंने आपके सामने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक को दर्शाता है? आंसर है प्रोटॉन। अवरक्त किरणें, जिसे कि हम इंफ्रारेड रेस भी बोलते हैं, किस तरह की तरंगे हैं? आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आंसर है FeSO4 7 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? आंसर है 0। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? आंसर है कैरोसिन। शनि के वायुमंडल में ज्यादातर कौन सी गैस पाई जाती है? आंसर है हाइड्रोजन। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहते हैं? आंसर है हैलोफाइट। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है लालजी सिंह। वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है? आंसर है कार्बन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी? आंसर है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया किस तरह का रोग होता है? आंसर है आनुवांशिक रोग होता है। सर्वप्रथम स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? आंसर है हैरी बियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना चिपकने वाले बर्तन, जिसे कि हम नॉन स्टिक यूटेंसिल्स भी बोलते हैं, पर किसका लेप लगा होता है? आंसर है टेफ्लॉन का लेप लगा होता है।
प्रेशर कुकर, सॉसपैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज, जिसे कि हिंदी में हम कलाई भी कहते हैं, क्यों किया जाता है? आंसर है उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए। फ्रेंड, इसके बाद जो मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है उसका आंसर आपने कमेंट करके ज़रूर देना है और वीडियो कैसी लगी आपने ये भी ज़रूर बताना है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? आंसर है लेड होता है। सोने को तांबे के साथ क्यों मिश्रित किया जाता है? आंसर है सोने को कठोर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पदार्थ का pH मान 12 है तो इसे क्या माना जाएगा? आंसर है दुर्बल अम्ल या प्रबल क्षार। दुर्बल अम्ल भी होगा वो और प्रबल क्षार होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में X की जगह क्या आएगा? आंसर है X की जगह आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कभी भी जो CaCO3 होता है इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं, जब इसका रिएक्शन होगा तो बहुत सारी हीट निकलती है और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है हमारा, परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? आंसर है एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है और नैनोमीटर में भी मापा जाता है। एक तरंग का वेग आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य को कैसे लिखा जाता है? आंसर है जो वेग होता है वो बराबर होता है आवृत्ति के मल्टीप्लाई तरंग दैर्ध्य के। ठीक है, और फिर जो वेग होता है ना, इसको हम वेलोसिटी भी बोलते हैं, इसको v से लिखा जाता है। ठीक है, आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति और जो हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको हम लिखते हैं म्यू से, और तरंग दैर्ध्य को हम बोलते हैं वेवलेंथ, इसको हम लैम्डा से लिखते हैं। यानी कि हमारा एक रिलेशन क्या आ गया, v इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई लैम्डा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, किस वैज्ञानिक ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था? आंसर है ब्रॉकवेट। ज़्यादातर आपको जो एग्जाम में ब्रॉकवेट मिलेगा, ठीक है, 90%। कभी कभी ऑप्शन में आपको इगोर सिकोर्स्काई भी दे सकते हैं, तो दोनों नाम आपने याद रखने हैं। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम रिवीजन का। ठीक है, इसके बाद 10 क्वेश्चन का टेस्ट है। मोबाइल बैटरी में किस धातु का प्रयोग होता है? आंसर है लिथियम धातु का प्रयोग होता है। ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ लिथियम का सिंबल Li होता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 28 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद 28 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया। ये सबसे बेहतरीन तरीका था पढ़ने का कि पहले आप पढ़ लो, उसके बाद आप रिवीजन कर लो, तो उसी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। अब मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स आपने ये भी ज़रूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का pH मान कितना हो जाता है? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे टेस्ट का, लिटमस पेपर का प्राकृतिक रंग कैसा होता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। हैलोजन में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग लंबाई आमतौर पर डैश ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवरक्त किरणें किस तरह की तरंगें होती हैं? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। आखिरी क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का हम। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 28 क्वेश्चन करवाए, फिर 28 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया, 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा, सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के थे जो एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अब मैं आपको फ्रेंड्स एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि जो मेरा करंट अफेयर का चैनल है वो लॉन्च हो चुका है। ठीक है, करंट अफेयर के चैनल का नाम है रवि स्टडी IQ GK
2.0, ये आपको यूट्यूब पे सर्च करना है। और मेरा एक ना ब्लॉगिंग चैनल भी लॉन्च हो चुका है, रवि XYZ ब्लॉग्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको फ्रेंड्स मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है ना फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है कि कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। और आप मुझसे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, तो वो है रवि स्टडी IQ GK नाम से, रवि स्टडी IQ GK नाम से है, ठीक है। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप भी लॉन्च हो गया है 7814339999। वेबसाइट भी लॉन्च हो चुका है www.ravistudy.iqgk.com, ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा वेबसाइट है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।